गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। इसकी गणना आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप नीट के क्वेश्चन करेंगे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम करेंगे तो इम्यूनिटी की जो बात है वो हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। और आपको जो है ये हमेशा इस चैप्टर से, चाहे वो 12th हो या 11th हो या 10th हो, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम, उसमें ये जो इम्यूनिटी वाला पोर्शन है ये कहीं ना कहीं अटैक करता ही है। चाहे वो वायरस के बारे में बात करते हो, जब बैक्टीरिया की बात करते हो, किसी डिजीज की बात करते हो, तो इम्यूनिटी एक मस्त टॉपिक है। और मेरा तो फेवरेट है जेनेटिक्स और इम्यूनिटी, तो मुझे तो बहुत पसंद है, बाकी आपका पता नहीं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की जो क्लास है मस्त वाली, क्योंकि आज हम उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास से जाना नहीं है और इसको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज जो हम पढ़ने वाले हैं। L13 पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, चैप्टर 8 का, और ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, हेल्थ एंड ह्यूमन डिजीज के बारे में। चैप्टर फ्लो आपको पता है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अभी डिजीज तक तो हम पहुंचे नहीं है, प्रतिरक्षा वाला टॉपिक चल रहा है अभी। और उसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रतिरक्षी प्रोटीन, जिसको हम ग्लोब्यूलिन कहते हैं, उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें प्रतिजन यानी कि एंटीजन के बारे में, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखते हैं। और जो इम्यूनोग्लोबिन है उनके प्रकार क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी 2-3 चीज़ें हैं, ये सब एक ही टॉपिक के अंतर्गत आती है। और ये सब संरचना, प्रकार, ये सब, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी की संरचना के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसा कि मैंने कहा इसको एंड तक आपको सुनना है, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिरक्षी प्रोटीन ग्लोब्यूलिन की संरचना क्या है। ग्लोब्यूलिन, तो अगर आपको लास्ट क्लास याद आ रही हो तो मैंने आपसे कहा था कि भाई जो हमने डिस्कशन किया था, जो महायुद्ध करवाया था, बैटल जो करवाई थी हमने हमारे इम्यून सिस्टम और बैक्टीरिया के बीच, उसके बारे में जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि जो हमारी बी सेल्स हैं, जो बी सेल्स की 2 प्रकार की सेल बनती है, एक होती है प्लाज्मा सेल्स और दूसरी होती है मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स तो कुछ नहीं करती, वो तो धृतराष्ट्र बनी फिरती हैं, और प्लाज्मा सेल्स होती है वही निर्माण करती है एंटीबायोटिक्स का। और एंटीबॉडी यानी कि एंटीबायोटिक्स जैसे हम जनरली दवाइयों की फॉर्म में लेते हैं, तो एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। ये बात हमने लास्ट क्लास तक की हुई थी, और मैंने आपसे कहा था कि हम इसका संरचना या स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, तो वही आज पढ़ने वाले हैं। उसी एंटीबॉडी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये एंटीबॉडी क्या है जी, क्या भला है ये एंटीबॉडी और क्यों है इतनी फेमस। जिस तरह का दौर अभी गया है तो काफ़ी बच्चे एंटीबॉडी सुन लिया होगा कोरोना के नाम से, है ना। कोरोना की कृपा से सबने एंटीबॉडी इम्यूनिटी के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, लेकिन फिर भी कुछ है ऐसा जो आपको जानना है। और नीट के पर्पज़ से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के पर्पज़ से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्त सीरम मैं बता चुकी हूँ कि भाई ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में है, और ब्लड की जितनी भी लिक्विड कंपोनेंट्स है, जैसे प्लाज्मा है, प्रोटीन्स है, ये सब सीरम के फॉर्म में कहे जाते हैं। सीरम का मतलब ब्लड, और ब्लड से रिलेटेड जितने भी प्रोटीन, प्लाज्मा सेल्स हैं, सब सीरम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो रक्त में पाए जाने वाली एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी ग्लोब्यूलिन या इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वर्ड दिख रहे हैं आपको, एक इम्यूनोग्लोबिन और दूसरा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, चलिए, तो अभी क्यों यहाँ पे ग्लोब्यूलिन क्यों लिखा है, क्योंकि कई बुक्स में आपको ये वर्ड लिखा हुआ दिख सकता है। जनरली तो हम ग्लोब्यूलिन ही लिखते हैं, लेकिन वही कुछ बुक्स ऐसी है जहाँ पे आपको ग्लोबुलिन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिख के दिया है आपको IgA, लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो आप ग्लोब्यूलिन ही लिखना। ठीक है, चलिए IG जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि हम IG के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार की होती है, क्या है, कहा जाता है, और यही है मेन हमारी एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी का नाम है ये इस टाइप की प्रोटीन। प्रत्येक इम्यूनोग्लोबिन की संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बोलूं या प्रोटीन बोलूं कोई अलग बात नहीं है। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन अमीनो एसिड्स, जिसको हम अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं, के बने होते हैं। ठीक है, और क्या अमीनो एसिड्स की बहुत सारी यूनिट्स जब मिल जाती है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बना लेती है, और पेप्टाइड के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं तो हम उसे पॉलीपेप्टाइड्स कह देते हैं। ये हम लास्ट जेनेटिक्स में पढ़कर आए हैं कि कैसे प्रोटीन बनता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से अमीनो एसिड्स की श्रृंखला, और उससे फिर फॉर्म्ड होकर प्रोटीन बनता है। तो ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बोल रहे हैं, मतलब प्रोटीन है, और प्रोटीन है तो वही क्या है? पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है, या हम कह सकते हैं अमीनो एसिड्स की श्रृंखला है। कितनी श्रृंखला है? ये 4 है। ठीक है, कैसे 4 है ये बता देती हूं मैं आपको। देखो, इस तरह की वाई शेप, मैंने आपको बताया था कि ये वाई शेप की होती है, तो ये 2 हो गई, ठीक है, और 2 ये हो गई, इस तरह से। अभी मैं आपको रियल डायग्राम भी बताऊंगी इसका, ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में है। तो ये 4 श्रृंखलाएं होती है। ये 2 श्रृंखलाएं ये भी पॉलीपेप्टाइड की है, और ये 2 श्रृंखलाएं ये भी पॉलीपेप्टाइड की है। ठीक है, अब हम जब पॉलीपेप्टाइड की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि वो अमीनो एसिड से बनी होती है, और अमीनो एसिड्स के अगर आपको सिरे पता हो तो अमीनो एसिड्स का जो एक सिरा होता है उस पर तो अमोनिया होता है, ठीक है, जबकि दूसरे सिरे पर CH3COOH होता है। याद आ रहा है? कुछ आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो ये होता है। तो इनके एक सिरे पर अमोनिया या नाइट्रोजन बेस्ड जो रहेगा वो कंपोनेंट रहेगा, और दूसरे पर एसिडिक रहेगा, यानी CH3COOH का ग्रुप रहेगा। ठीक है, सबके यहाँ पे मैंने एक ही बार लिखा है, इसके भी 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 है। ठीक है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों जगह अमोनिया, यहाँ पे CH3COH, यहाँ पे CH3COH, यहाँ पे भी CH3COH, यहाँ पे CH3COH क्योंकि निचला सिरा है, और ऊपर वाले पे दोनों पे अमोनिया। ठीक है, इस तरह से, जिनमें 2 लंबी होती है जिन्हें भारी श्रृंखला या H चेन कहते हैं। H मतलब हैवी, ये वाली आपको दिख रही है जो बड़ी होगी वो भारी होगी, ऑब्वियसली बात है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस यहाँ पे लगानी नहीं है। जो 2 श्रृंखलाएं हैं वो भारी होती हैं, जिसे हम H चेन कहते हैं। H क्यों कहा भाई? सिंबल H क्यों दिया? हैवी की वजह से, भारी मतलब हैवी, हैवी से H दे दिया। बाकी जो 2 श्रृंखलाएं हैं उन्हें लाइट चेन कहते हैं, यानी कि हल्की श्रृंखलाएं। ठीक है, क्यों भारी है, क्यों हल्की है भाई? अमीनो एसिड्स या पॉलीपेप्टाइड इसमें ज्यादा है क्योंकि लंबी है, जितनी लंबी उतने अमीनो एसिड्स, जितने अमीनो एसिड्स उतना हैवीपन, ठीक है, भारीपन। और ये जो है वो लाइट रहेगी क्योंकि इनमें अमीनो एसिड्स कम है। वह 2 छोटी या हल्की श्रृंखलाएं होती हैं, दोनों बता दी हमने, लाइट चेन और हैवी चेन। लाइट हल्की, और H चेन जो है वो कैसी है? भारी चेन है, ये लंबी वाली। ठीक है, ये चारों प्रोटीन श्रृंखलाएं एक साथ पाई जाती है। ठीक है, एक साथ रहेंगी और वाई के आकार की संरचना बनाती है। अभी हमने बनाया कुछ ऐसा, क्या है ये? एक तरह से वाई ही है। ठीक है, इसमें प्रतिरक्षी की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों, इसको याद रखेंगे, डाइसल्फाइड बंधों तथा असहसंयोजी बंधों द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। एक तो डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स होंगे और प्लस असहसंयोजी बॉन्ड होंगे। अब ये असहसंयोजी बॉन्ड क्या है? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बॉन्ड्स होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है उसको हम नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी कि असहसंयोजक बंध, है ना। इससे ज्यादा अगर हम इंफॉर्मेशन दूंगी तो हम केमिस्ट्री में पहुंच जाएंगे, वहां हमें जाना नहीं है। ठीक है, समझ गए ना आप? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड को सहसंयोजन बंध कहते हैं, ये नॉन कोवेलेंट है। ठीक है, द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? सुनो, अब ये वाई शेप बनाया हमने,
लाइट कलर को अलग बना दूं मैं, लाइट वाली चेन को, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये हैवी चेन है और ये व्हाइट वाली लाइट चेन है। अब क्या है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ होता है, एक तो आपको मिलेगा यहां पे, इधर बता दूंगी मैं। डाइसल्फाइड मतलब कि दो सल्फाइड है, S और S के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। वहां पे मैं SS लिखने की थोड़ी जगह नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली बना दिया। ये SS बॉन्ड जो है यहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही बॉन्ड्स आपको यहां पे भी मिलेंगे। इस तरह से। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड भी मिलेंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड भी मिलेंगे। ये क्या होंगे, ये तो दो श्रृंखलाओं के बीच में है ना, लाइट और हैवी के बीच में है और हैवी और हैवी के बीच में है। लेकिन ये दो अलग अलग चेनों के बीच में है ना, ये वाली अलग चेन है, ये वाली अलग चेन है, ये वाली अलग चेन, ये वाली अलग है, इन दोनों के बीच में है बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इनमें कुछ असंयोजक बॉन्ड है, वो कहाँ होंगे, वो आपस में होंगे। जैसे ये लाइट चेन है, लाइट चेन के आपस में भी क्या बने होंगे, कुछ बॉन्ड्स बने होंगे। ये भी सल्फर बेस्ड है, इनमें भी बीच में क्या रहेगा, सल्फर रहेगा। एक यहां पे होगा ऐसे ही, एक यहां पे होगा। अभी आप डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे होगा, यहां पे होगा, इधर भी होगा। ये डब्बे क्यों बना रही हूं मैं, ये डब्बे ऐसे हैं कि सल्फर प्लस सल्फर और ऐसे। आप जब ड्रॉ करेंगे तो एक जगह मैंने लिख दिया है दोनों जगह सल्फर, बाकी सब जगह डब्बे बना दिए। ठीक है, ताकि मेरे को ड्रॉ करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ये सल्फर सल्फर और आपस में जोड़ रखा है इन्होंने, दोनों सल्फर बॉन्ड ने आपस में जोड़ रखा है। इनको डाइसल्फर बोलेंगे, इनको डाइसल्फर नहीं बोलते क्योंकि ये इंटर चेन है। ठीक है, आप इंट्रा चेन है, आपस में ही जुड़े हुए हैं, ये दूसरी चेन को जोड़ने का काम नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे ऐसे ही यहां पर भी मिलेंगे आपको। इस तरह से टोटल ये जो है बॉन्ड्स, ये आपके 12 होते हैं। ठीक है, और ये वाले जो बॉन्ड है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये वाले, ये होते हैं 4। ठीक है, 2 यहां पे बनाए हैं, 1 2 यहां पे और 2 यहां पे, 4। अभी और भी इंफॉर्मेशन है, धीरे धीरे हम उसको डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। इनका निचला पुच्छिए यानी कि जो टेल वाला हिस्सा है, भाग स्थिर व अपरिवर्तनशील होता है। ये जो नीचे वाला भाग है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, डीट टाइप का है ये। ठीक है, डीट टाइप का है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं स्थिर भाग, या स्थिर चेन भी कहते हैं, या स्थिर श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, हम स्थिर भाग लिख देते हैं। स्थिर का मतलब कांस्टेंट, है ना। ये कांस्टेंट वर्ड फिजिक्स में बहुत आता है, खतरनाक वाला कांस्टेंट, यानी कि स्थिर रहता है। ये नीचे वाले जो इसका पूंछ वाला सिरा है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाला वेरिएबल होता है, पहले लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। क्यों नहीं है, डीट क्यों है, जो जितना मोटा होगा वो उतना आलसी होगा, है ना। तो ये क्या होता है, बहुत भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, इसलिए डीट किस्म का है, हिलता नहीं है। कौन सा वाला, नीचे वाला। इसमें भी है, अभी बात करते हैं उसकी। अब बात करते हैं प्रतिजन की। प्रतिरक्षी सम्मिश्र यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। क्या, कब होता है और कहां होता है, अभी मैं बताती हूं आपको। प्रत्येक प्रतिजन पर प्रतिरक्षियों का अपने ऊपर चिपकने के लिए अनेक प्रतिजन निर्धारक यानी कि एंटीजन डिटर्मिनेटिंग पोजीशंस या स्थल पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से वह प्रतिरक्षियों से जुड़ते हैं। क्या है ये कि हम बोल रहे हैं कि इनको किससे लड़ाई करनी है, इनको लड़ाई जो है वो एंटीजन से करनी है, जो कि बैक्टीरिया का बना हुआ है। अभी जो हमने वाई शेप देखा, ये वाला, ठीक है, इस वाई शेप में ये वाला हिस्सा तो क्या रहता है, स्थिर रहता है। और ये वाला, यहां वाला जो मैं अब गोला बना रही हूं, ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए, और एक जगह मैं गोला नहीं बना के आपको लाइन से समझा देती हूँ। ये वाला पोर्शन,
ये वाला जो पोर्शन है दोनों साइड पे, ये स्थिर नहीं रहता, ये वेरिएबल रहता है। वेरिएबल का मतलब परिवर्तनशील होता है। अभी आएगा, पहले एक चीज समझ लो आप, एंटीजन वाली, परिवर्तनशील या वेरिएबल होता है। ठीक, ये वेरिएबल होता है और इसी जगह पर आकर, ये हमने जब बैक्टीरिया की बैटल पढ़ी थी तो मैंने आपको उस पे एंटीजन ऐसे चिपकते हुए बताए थे, इस तरह से। ये वाई वाला जो हिस्सा होता है वो ऐसे चिपक जाता है, यानी कि वाई का ये जो ये वाला पोर्शन है खुला वाला, ठीक है, वो वेरिएबल होता है और उसी जगह पे आके हमारा क्या जुड़ता है, एंटीजन जुड़ता है। अब एंटीजन के लिए ये स्पेसिफिक होते हैं, ये बात तो हमें पता है, क्योंकि हम अर्जित वाली यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो स्पेसिफिक होती है, क्योंकि वो स्पेसिफाई बैक्टीरिया या वायरस के लिए स्पेसिफाई एंटीजन का एंटीबॉडी बनाती है ना। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एंटीजन है, उस टाइप का एंटीबॉडी बनता है। मतलब इसकी जो डिजाइन होगी ये की लॉक वाली थ्योरी पे काम करती है। अभी आएगा भी आगे, देखो की लॉक यानी कि ताला और चाबी सिद्धांत, कि ताला होता है उसमें एक पर्टिकुलर चाबी ही घुस पाती है। तो मान लो कोई एंटीजन है, उसका डिजाइन ऐसा है, ये हमारा एंटीजन है, और यहां पे जो डिजाइन बनाएगा, जो 20 प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बना के भेजेगी, वो इसके हिसाब से ही क्या बना के भेजेगी, एंटीबॉडी बना के भेजेगी। और ये सारी इंफॉर्मेशन उसको कौन ला कर देता है, उसको हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स ला कर देती है ना, अपने आप पे सजा के। तो अब इसका जो एंटीबॉडी बनेगा उसमें कैसी डिजाइन होगी, ऐसी, और नीचे ये पूरी ये वाली चेन जो कि स्थिर रहती है, इसलिए उसको मैंने बनाया नहीं। अब ये एंटीजन यहाँ पे फिट हो सकता है क्योंकि इसी के लिए ये बनाई गई है, इसी का जन्म, इसका जो जन्म है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि हमें इस एंटीजन को यहाँ पे फिट करना है, तो ये यहाँ आके फिट हो जाएगी और इसको नष्ट कर देगी इस तरह से। ये होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स भी कह रहे हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ होता है, वो परिवर्तनशील वाली साइड पे होता है, ठीक है। चलो, छोटी श्रृंखलाओं का आणविक भार कम होता है, ये बात तो हम कर चुके हैं, क्योंकि इसीलिए उसे क्या कहते हैं, इसीलिए इन्हें हल्की या लाइट चेन कहते हैं, यानी एल चेन कहते हैं। अब बात करते हैं, जबकि बड़ी श्रृंखलाओं का आणविक भार, जो बड़ी वाली है उनका आणविक भार तो समझ गए हो ना भाई, मॉलिक्यूलर वेट है ना, ठीक है, आणविक भार, इसीलिए इन्हें भारी श्रृंखलाएं या हेवी चेन कहते हैं। और क्यों होगा आणविक भार, ये रीजन मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि अमीनो एसिड ज्यादा है उसमें। इम्यूनोग्लोबिन अणु की H श्रृंखला 440 अमीनो अम्ल तथा L श्रृंखला, जिसको लाइट चेन कह रहे हैं, 220 अमीनो अम्ल की इकाइयों से बनी होती है। दोनों श्रृंखलाओं पर विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। ये विशिष्ट क्षेत्र कौन से क्षेत्र की बात कर रहा है, जो डिजाइन बना के मैंने आपको अभी समझाया, वो स्पेसिफाई रीजन है, किसके लिए, वो उस एंटीजन के लिए है जिसके लिए वो बनाया गया है, जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए, अब दो भाग हो गए स्थिर वाले, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा, जिसको हमने बोला एक कांस्टेंट एरिया यानी कि कांस्टेंट स्थिर क्षेत्र, और दूसरा होता है परिवर्तनशील भाग यानी कि वेरिएबल स्टेट। ये दो भाग हमारे पास आ चुके हैं। स्थिर भाग में अमीनो अम्ल का काम सभी प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन में लगभग एक समान होता है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो कांस्टेंट है, ये वाला, ये पूरा यहां से देखो, इसका भी आधा पार्ट कांस्टेंट ही रहता है, सिर्फ ऊपर वाला इतना मैंने लाइन खींच के इसीलिए बताया था, सिर्फ इतना वाला वेरिएबल है, ये दोनों साइड, यहां से यहां तक तो ये पूरा कैसा है, स्थिर ही है, सिर्फ ऊपर के दो सिरे जो हैं वो कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे ये वाला स्थिर है, ये सबके लिए कॉमन है,
ठीक है, क्या है सबके लिए कॉमन, वही जैसे घोड़ा गधा सब इसके लिए बराबर है, सबके लिए एक जैसा है और सभी इम्यूनोग्लोबिन के लिए ये समान प्रकार से जुड़ेगा और समान प्रकार से कार्य करेगा। ठीक है, ये वाली लाइट चेन है और ये हैवी चेन है, ये समझ गए। लाइट चेन में भी एक वेरिएबल है, बात को समझ रहे हो। हैवी चेन में भी दो हिस्से हैं, स्थिर हिस्सा और परिवर्तनशील हिस्सा। लाइट वाली चेन में भी दो हिस्से हैं, इस परिवर्तनशील हिस्सा जो ऊपर रहेगा और थोड़ा सा जो आधा पार्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, चलो, जबकि परिवर्तनशील क्षेत्र के अमीनो अम्ल हर इम्यूनोग्लोबिन में अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो परिवर्तनशील वाला रहेगा उसके लिए जो हिस्सा है वो सब इम्यूनोग्लोबिन के लिए अलग अलग है, क्योंकि वो स्पेसिफाई है, वो डिपेंड करेगा कि वो सामने वाला एंटीजन कैसा है। जो प्रतिरक्षी विशिष्टता को प्रदर्शित करता है, जो किसको प्रदर्शित कर रहा है, एंटीजन स्पेशलिटी को प्रदर्शित कर रहा है या स्पेसिफिसिटी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इस Y के ऊपर वाली श्रृंखला पर एंटीजन यानी कि जो हमारा प्रतिजन है से बंध बनाने वाले स्थल होते हैं, जिन्हें प्रतिजन संलग्नी स्थल यानी कि फैब कहते हैं। ठीक है, ये जो स्थल है जो अभी डिजाइन बना के मैंने दिखाए थे, ये डिजाइन सब में अलग अलग हो सकती है, इनको क्या कह रहे हैं, प्रतिजन स्थल यानी कि फैब। ये याद हो जाएगा मुझे, फैब बिस्किट भी आते हैं, है ना, आजकल फैबुलस को शॉर्ट में फैब भी कहते हैं, तो भाई याद तो हो ही जाएगा, फैब स्थल कहते हैं इनको, प्रतिजन संलग्नी स्थल। जो विशिष्ट प्रतिजन के साथ ताला कुंजी, जो कि मैंने समझाया कि लॉक एंड की तरह बंद बनाते हैं ना, एक दूसरे में फिक्स हो जाएंगे ताला चाबी की तरह, और एक ताले की एक ही चाबी होती है। अब आप ये मत बोलना कि नहीं मैम मास्टर की भी होती है ना, वो चोर काम करते हैं, हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, मास्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। चलिए, ग्लोब्यूलिन के प्रकार, पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा लेती हूं, फिर हम प्रकार पे जाते हैं। इसको देखिए, ये है हमारी वाई शेप की दिख रही है आपको, ये रियल मतलब कि माइक्रोस्कोप से देखा हुआ जो पिक्चर है वो है, आपको दिख रही है वाई शेप की। यहाँ पे देखो ये हैवी चेन है जो रेड वाली है, और पास में उसके जो चिपकी हुई है बेचारी वाई पिंक वाली जो है वो लाइट चेन है। ठीक है, अब हम रियल डायग्राम पे, और ये क्या कर रही है, देखो ब्लड में घूम रही है। अब आप बोलोगे मैम आपका ब्लड ब्लू, क्या करे, एनिमेशन है। ठीक है, और ये जो है वो सेल है जिससे जाकर इसको चिपकना है और मारना है। ठीक है, ये है, ऐसा ही डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, आप उसको कलरफुल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे भी हो। ये देखो, ये रही जो ब्लैक सी दे रखी है, बिल्कुल प्लेन ब्लैक दे रखी है डार्क कलर की, वो है हैवी चेन जिसको हम भारी श्रृंखला कह रहे हैं, एच चेन कह रहे हैं। और ये वाली जो है वो क्या है, लाइट चेन है, दोनों साइड। ठीक है, उसमें मैंने आपसे कहा, एक बार मैं फिर से संरचना रिपीट कर रही हूँ इस डायग्राम के थ्रू, तो एक बार फिर से सुन लेना, क्योंकि हमने टुकड़ों टुकड़ों में की है, अब उसको एक बार कर लेते हैं। ये वाले जो हिस्से हैं आगे वाले दोनों साइड के, आपको डिजाइन दिख रही होगी यहाँ पे और इधर भी। ये जो डिजाइन है, ये वाला हिस्सा और लाइट चेन का जो आपको ग्रे कलर का हिस्सा दिख रहा है, हैवी चेन का डिजाइन वाला और लाइट चेन का जो आपको लाइट कलर का हिस्सा दिख रहा है ग्रे कलर का, वो वेरिएबल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अस्थिर भाग। अब अस्थिर बोलूं या परिवर्तनशील बोलूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है मैम, सब एक ही है ना, सबका मालिक एक। अब इधर वाले जो हिस्से हैं बचे हुए, लाइट चेन का ब्लैक वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा हैवी चेन का, ये किस में आएंगे, ये स्थिर भाग में आएंगे, जिसको हम कांस्टेंट रीजन बोल रहे हैं। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां होंगे, दो चेन के बीच में होंगे। अब वो दो हैवी भी हो सकती है, एक हैवी एक लाइट भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो बनाए थे हमने, आपको ड्रॉ करके बताया था मैंने बीच में, याद हो तो। अभी यहाँ पे दो बॉन्ड बनाए थे, ये रहे वो दो बॉन्ड, एस 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 एस। ठीक है, दो बॉन्ड ये रहे और एक ये रहा यहाँ पे नीचे और एक ये रहा यहाँ पे नीचे, कितने हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। मैंने आपसे कहा था 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, ये रहे वो 4 बॉन्ड। ठीक, अब जो है बाकी कौन से बचते हैं, दूसरे वाले बॉन्ड जिनको हम असहसंयोजी बॉन्ड बंद कह रहे हैं, वो कहाँ मिलते हैं, वो इस डायग्राम में नहीं है, मैं आपको बना देती हूँ इस डायग्राम में कहाँ कहाँ पे है, ताकि आपको ध्यान रहे। एक तो यहाँ पे था,
अब मैं सिर्फ डब्बे बना रही हूँ, आप उसको प्रॉपर बना लेंगे। एक यहाँ पे मिलेगा आपको, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, 4 ये हो गए, ठीक है। 2 उस साइड बनाने पड़ेंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चारों साइड बना लो, बाहर की और अंदर की, और बाकी 4 इधर। चाहो तो पीछे जाके वहां पे जहां पे मैंने बनाया है वहां देख सकते हो, ठीक है। 4, 2 बाहर 2 अंदर, 2 बाहर 2 अंदर और 2 2 बाहर हो गए, ठीक है। 8 और 2 8 और 4 12, ये 12 है, ठीक है। कितने हैं? 12। यहां तक की बात खत्म हुई। अब ये जो है ये एरिया जहां पे वाई शेप दोनों जुड़े हुए हैं उसको हम हिंज क्षेत्र कहते हैं। कई बुक्स में लिखा हुआ है, कई में नहीं लिखा हुआ है, आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये परिवर्तनशील हिस्सा है, यानी अस्थिरशील हिस्सा है। यहाँ पे ही क्या होगा? प्रतिजन क्रिया स्थल भी बोल सकते हैं इसको, जिसको हम फैब बोल रहे हैं। यहीं पे क्या होगी? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, यानी यहीं से जाके ये वहां पे चिपकेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है इसके, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हल्की, ये सारी चीजें हमने कर ली। जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे नाइट्रोजन आपको मिलेगा। अब आप बोलोगे आपने अमोनिया बोला था, भाई ये बॉन्ड बनेगा तब एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया ना, बंद। ये वाला जो डायग्राम है वो बंद बनाने की बाद की सिचुएशन को शो कर रहा है, इसीलिए इसमें एक हाइड्रोजन कम है, ठीक है। जब हमने बात की थी कि कैसे बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, तो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन गायब हो जाता है ना, वो CH3 वाले ग्रुप के साथ चला जाता है, H2O निकल जाता है, तो एक H यहाँ से जाता है तो ये NH2 हो गया, इसीलिए यहाँ पे NH2 लिखा हुआ है ना। दिखावों पे न जाए, अपनी अकल लगाएं। और यहाँ पे CH3 नहीं लिखा, डायरेक्ट इसने क्या लिख दिया है? CH3 COOH नहीं लिख के सिर्फ क्या लिख दिया है? जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको लिख दिया है, क्योंकि इसका तो वैसे भी काम नहीं है, जाना हाइड्रोजन इसी से है, तो डायरेक्ट इसने फंक्शनल ग्रुप। किसी किसी बुक्स में आपको CH3 COH पूरा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा सूटेबल हो आप वो कर सकते हैं। चलिए, ये खत्म हुई। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रकारों की। इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि जिसको हम क्या कह रहे हैं? IgA, उसकी बात कर लेते हैं। इम्यूनोग्लोबिन यानी कि IgA के हमारे पास जो है वो कुछ प्रकार हैं, और इन प्रकारों का निर्धारण हमने कुछ चीजों के बेस पर किया है जो यहाँ पे लिखी हुई है। इस वर्गीकरण का आधार अणु के अपकेंद्रन लक्षण, अपकेंद्रक लक्षण मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन। कुछ याद आ रहा है इसे देखकर? जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे बैक्टीरिया को इसके अंदर घुमाया है, अपकेंद्रीकरण किया था जब हमने वो है ना टेस्ट किए थे, मैकेलन के, याद आ रहे हैं, हैज के, है ना, किए थे ना। बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसको जानने के लिए हमने A और B प्रकार के बैक्टीरिया बनाए थे, फिर हमने उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में घुमाया था, जिसका फोटो भी मैंने आपको बताया था कि वो बाटी के कुकर के जैसा दिखता है, और आजकल एडवांस आ गई है वो वाली मशीन भी बताई थी कि वो ऐसा टनल होता है जिसमें टेस्ट ट्यूब लगी होती है और वो जोर जोर से घूमता है। क्यों किया जाता है ये घनत्व के हिसाब से जो भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाए और लाइटर पार्टिकल जो है वो ऊपर आ जाए, उस हिसाब से किया था हमने। याद है, प्रोटीन की लेयर ऊपर आ गई थी, DNA नीचे रह गया था, ऐसा हमने किया था सल्फर और प्रोटीन को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है, एक तो क्या इस मशीन की यूज से हमने क्या किया कि कौन सी चीज नीचे बैठ रही है, कौन सी चीज, यानी कि कौन सी चीज अब यहाँ पे क्या है हमारी? इम्यूनोग्लोबिन, कि हमने सारे इम्यूनोग्लोबिन को मिला दिया सेंट्रीफ्यूगल मशीन में। देख घुमाए, घूमो रे घूमो साजना, सावन चल रहा है अभी, तो सावन के झूले घुमाए, इनको झूले घुमाए तो जो भारी चीज होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो लाइटर चीज होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो एक तो ये बेस रखा कि कौन हल्का इम्यूनोग्लोबिन है और कौन सा भारी इम्यूनोग्लोबिन है। अब आप इसको चेन से रिलेट मत करना, ठीक है। हर इम्यूनोग्लोबिन में हमारे पास बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन है, यहाँ पे लिखे हुए दिख भी रहे हैं आपको। हर इम्यूनोग्लोबिन की संरचना वैसी ही है, वाई शेप की, ठीक है। तो वो हम कैसे कि अब वाई चेन की होने के बाद भी इनमें जो प्रोटीन है वो डिफरेंट टाइप का है, तो कुछ लाइटर होंगे, कुछ हैवियर होंगे।
तो हम इतने सारे इम्यूनोग्लोबिन को घुमाएंगे तो कुछ इम्यूनोग्लोबिन यानी कि कुछ वाई वाले नीचे बैठ जाएंगे, कुछ वाई वाले ऊपर आ जाएंगे उसके बेस पे। दूसरा, प्रतिरक्षी विद्युतकरण यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, यानी कि इनको बिजली के ऐसे ऐसे झटके देते हैं और देखते हैं ये किस पोल पे जाते हैं, नेगेटिव पे जा रहे हैं, पॉजिटिव पे जा रहे हैं, इन पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। दूसरा संचलन जो कि हमने किया विद्युत वाला, भारी श्रृंखलाओं की संरचना कि जो भारी हैं, जो नीचे बैठ जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल में, वो भारी क्यों आ रहे हैं जबकि सब वाय है। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि जब सबकी संरचना वाय है और सब पॉलीपेप्टाइड हैं तो कुछ भारी और कुछ हल्के क्यों हैं। ये जानने के लिए हमने भारी श्रृंखलाओं की जो नीचे बैठ गए उनकी संरचना को देखा, जो कि हैवी चेन है उनकी श्रृंखलाओं को देखा, तथा व्यवहार को भी देखा कि ये कैसे बिहेव करते हैं, ब्लड के अंदर ये किस प्रकार की क्रिया करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, सारी CID गिरी करी हमने। और फिर इन सब कंक्लूजन के बाद हमने ये जारी किया कि हमारे पास जो है वो टोटल 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन है, यानी कि एंटीबॉडीज है। ये बार बार मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, जन्म जन्मांतर से मैं ये बताती आ रही हूँ कि इम्यूनोग्लोबिन इज कॉल्ड एंटीबॉडी, ठीक है। इसका घर का नाम जो है वो क्या है, एंटीबॉडी है। इम्यूनोग्लोबिन बहुत बड़ा था तो हमने थोड़ा छोटा कर दिया उसको। तो हमारे पास 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला IgA जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद IgD, ठीक है, ये G आप नीचे ही लिखेंगे और कैपिटल ही लिखेंगे, बाकी सबको जैसे यहाँ लिखा हुआ वैसे लिखना है। प्रतिरक्षी ग्लोब्यूलिन E जिसको हम IgE कहेंगे, ये भी खतरनाक लेवल पे काम करता है। फिर है प्रतिरक्षी ग्लोब्यूलिन G और उसके बाद है प्रतिरक्षी ग्लोब्यूलिन M जो कि सबका बॉस है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज है। और ये एंटीबॉडी किस किस परसेंटेज में मिलती है थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। वैसे आपके क्लास 12th में ये नहीं है, लेकिन नीट के लेवल से मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ और किस किस फॉर्म में ये मिलती है। चलिए देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगी वो मिलेगी IgG जो सबसे ज़्यादा 75% मिलती है, ठीक है। उसके बाद IgA मिलती है आपको जो आपके ब्लड या लिम्फ में मिलती है, ठीक है। ये कम से कम आप बोल सकते हैं 10 से 15% और कई बुक्स में आपको 25% लिखा हुआ भी मिलेगा, तो कोई शौक की बात नहीं है। उसके बाद सबसे जो कम है वो आपको मिलती है IgG। ये भी इन सब का जो योगदान है वो थोड़ा सा कम ही रहता है, 1-2% में खुश हैं ये सब। और ये जो है वो आपको 2 से 5% के बीच मिलती है। बाकी जो है IgD और IgE और जो भी बचता है वो सब छोटा छोटे लेवल पे आपको क्या मिल सकती है, ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर मिल सकती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये काम क्या करती है। काम क्या करती है तो सबसे पहली बात IgA, इसको आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से कंपटीशन एग्जामों में ये क्वेश्चन टाइप होके आ चुका है कि मदर मिल्क यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे हमें कौन से टाइप का एंटीबॉडी मिलता है, ठीक है। तो कौन से टाइप का एंटीबॉडी मिलता है, IgA। और स्पेशली जो 10th क्लास अगर आप पढ़ के आए हैं, और ऑब्वियसली पढ़ के आए हैं, जब तो आपने किया नहीं है, तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्योंकि पीछे एक्सरसाइज में ये सेम ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि निम्न में से किस एंटीबॉडी को मदर मिल्क से या जिसे हम क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं उससे पाया जाता है। कोलेस्ट्रम क्या है, डिलीवरी के 1 से 5 दिन के अंतर्गत जो डिलीवरी मदर होती है, जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, जो मदर होती है उसका 1 से 5 दिन तक जो दूध निकलता है ब्रेस्ट से, पीला सा एक द्रव्य होता है लिक्विडी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं। और ये जो एंटीबॉडी है वो और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, आप इसे किसी बाजार पे या दुकान पे जाकर नहीं खरीद सकते क्योंकि ये सिर्फ आपको मदर मिल्क से मिलेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि बेबी को क्या करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, ठीक है। तो ये मदर से मिलते हैं। अब ये कौन से टाइप के एंटीबॉडीज है, क्या ये बता सकते हैं आप?
तो अगर आपको याद आ रहा हो, जब हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि ये एक निष्क्रिय टाइप का, यह एक निष्क्रिय टाइप की क्या है, प्रतिरक्षा है। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी है। क्यों है? क्योंकि भाई रेडीमेड एंटीबॉडी आ रहा है आपके पास, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। प्लस उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आर्टिफिशियल और नेचुरल की बात करें, कृत्रिम और प्राकृतिक की, तो ये प्राकृतिक टाइप का है, क्योंकि डायरेक्ट मदर से आपको मिल रहा है, बना के मदर नहीं दे रही कि मम्मी जो है वो एंटीबॉडी बना रही है और आपको खिला रही है कि ले बेटा खा, ऐसा नहीं है, नेचुरली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। कहाँ रहती है ये? तो ये भाई इसका कुछ घर परिवार है यहाँ पे, ये ब्लड में, लिम्फ में यानी कि लसिका में मिल जाएगी आपको, और भी जगहों पे रहती है। आईजीडी ये अति सूक्ष्म मात्रा में है, मतलब कि बहुत कम मात्रा में रक्त में लसिका कोशिकाओं में मिलती है, लिम्फ की सेल्स में मिलेगी आपको, रक्त की लिम्फ सेल्स में। उसके बाद आईजीई ये अत्यंत कम मात्रा में, सबसे कम ही है, मैंने कहा 1-2% मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं है मात्रा में, और उससे भी कम हो सकती है, में उपस्थित मास्ट कोशिकाओं व बेसोफिल में मिलती है। ये क्या है मैडम? मास्ट कोशिकाएं। जब हमने ये लेक्चर शुरू किया था तो मैंने एक जगह मास्ट कोशिकाओं का नाम लिया था और मैंने कहा था इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये मास्ट कोशिकाएं क्या होती है? उसी टाइम मैंने एक और चीज कही थी, एलर्जी की, जिसमें हम बोलते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है हमें, है ना, सेंसिटिविटी जो हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी, कि आपको किसी चीज से एलर्जी है, जैसे पोलन ग्रेन से है ना, ये हमने उस चैप्टर में भी पढ़ा था कि कुछ पोलन ग्रेन आपको जो है वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, आपको एलर्जी होती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में, मान लो ये सेल है, ठीक है, बाहर से कोई पोलन ग्रेन आ गया, ये लो जी पोलन ग्रेन, ये तो हंसता मुस्कुराता आ रहा है क्योंकि ये कोई अच्छा बच्चा है बेचारा, ये तो है ना, टोपी वोपी लगा के आ रहा है कि पोलन ग्रेन हूं मैं, तो आपको क्या नुकसान पहुंचाऊंगा। ये सेल के अंदर आ गया, आओ जी वेलकम, पधारो। ठीक है, पधारा तो सही है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जिसे हमारी बॉडी समझ रही है कि वो फॉरेन पार्टिकल है, यानी कि कोई क्या है, रोगजनक है तो ये परागकण। अब मैंने परागकण लिया है, और कुछ भी हो सकता है जिससे भी हमें एलर्जी है, आप ऐसा मान सकते हो, किसी भी चीज से हो सकती है, किसी को स्मेल से भी होती है, किसी को किसी पार्टिकल से भी, कण से भी होती है, परागकणों से भी होती है, तो समथिंग इज दैट, किसी को किसी टाइप की प्रोटीन से भी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना, वो बिग बॉस वाला एग्जाम्पल दिया था कि किसी को जो है वो ग्लूटेमिन से जो है दिक्कत होती है, तो उसको है ना आटा दिया जाता है बिना ग्लूटीन का, है ना, ग्लूटीन से भी हो सकती है। तो इसको परागकण आए भाई, वेलकम, आइए पधारिए हमारे स्किन पे। स्किन में एक तरह की कोशिकाएं होती हैं जिसको बोलते हैं मास्ट सेल्स। भाई बहुत सारी कोशिकाएं हमारे पास प्रतिरक्षा की है, मोनोसाइट के भी आपको रूपांतरण बताया, मैक्रोफेज भी है ना, बेसोफिल तो हमने पढ़ा था, जो हमने ग्रेन्युलोसाइट्स WBC के टाइप में पढ़ा था। ऐसे ही मास्ट सेल्स भी बनती है, ये सब WBC के ही प्रकार हैं। WBC एक नंबर की बहुरूपिया है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है आपके सामने, ठीक है, चमत्कारिक प्राणी है वो, एक तरह का कोशिका है। अभी आप बच्चे बोलेंगे मैम प्राणी कहाँ से हो गया, तो कोशिका है, ठीक है। तो ये मास्ट सेल्स होती है, ये मास्ट सेल समझती है कि हाय मेरी कोशिका में तो कोई बाहरी गुंडा घुसाया है। अब ये क्या करती है, ये एक पदार्थ का स्त्रावण करती है, अभी एलर्जी पढ़ेंगे हम आगे, फिर से मैं आपको समझाऊंगी। ये एक पदार्थ का स्त्रावण करती है जो कि होता है हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन हमारी ब्लड वेसल्स को, जो रुधिर कोशिकाएं या कोशिकाएं फैली हुई है आसपास यहाँ पे, उनको पारगम्य कर देता है, मतलब उनकी जो परमेबिलिटी है उसको बढ़ा देता है ना, लिक्विड देने लेने की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो इनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि बहुत सारा लिक्विड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर भरने लग जाता है और ब्लड वेसल्स फूल जाती है। ब्लड वेसल्स फूलती है तो ब्लड वेसल्स फूलने से मांस कोशिकाओं को और इंकरेजमेंट मिलता है। भाई ये वैसा कहानी है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ठीक है तो वो परागकण कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, लेकिन मास्ट सेल कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गई है ना, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी।
हम ज़्यादा ही ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव हो गया कि अरे कोई आ गया, और फिर वही कारमा शुरू हो जाएगा, टी हेल्पर सेल्स, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल, ये सेल वो सेल, जो युद्ध लड़ाया हमने वो चालू हो जाएगा। वो चालू होती ही एंटीबॉडी बन जाएगी। और कौन से टाइप की एंटीबॉडी बनेगी? ये वाली IgE। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मास्ट सेल्स कौन से टाइप की एंटीबॉडी को उत्पन्न करती है? तो IgE प्रकार की एंटीबॉडी को। और कब करती है? जब एलर्जी जैसी चीजें हो जाती है हमारे पास, या हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पे हम अति संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी। चलिए, IgG सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलने सक्रिय वाली प्लेसेंटा से आती है। ये डायरेक्टली मदर से मिल रही है भाई। जब आप एम्ब्रियो होते हैं और सर्वाधिक मात्रा में, मैंने कहा 75%, ठीक है, ले दे के, और कहां से आ रही है? ये प्लेसेंटा के थ्रू आ रही है। ये भी एक प्रकार की क्या हो गई आपकी? निष्क्रिय प्रकार की हो गई है। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू आपके अंदर आ रही है, आपको रेडीमेड वहां से मिल रही है प्लेसेंटा। इसको भी याद रखेंगे, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चन इस पे बनते हैं। और नीट पे आया हुआ भी है, ये वाला क्वेश्चन नीट पे भी आया हुआ है। IgM ये है बहुत ही मोटा, तगड़ा और जोरदार वाला केस। इसको मैंने ऐसे याद रख रखा है, M से मोटी, मतलब ये सबसे मोटी, मतलब सबसे भारी है। ठीक है, कैसे भारी है अभी बताएंगे आपको। प्लाज्मा तथा अंतराली द्रव्यों में मिलती है। अंतराली द्रव्य मतलब इंटरस्टिशियल, जो आपके लिक्विड है, दो सेल्स के बीच में अगर कोई लिक्विड है ना, तो उस जगह पे उस लिक्विड में आपको मिलती है। ठीक है, ये क्या होती है? ये पेंटामर है, मतलब समझाऊंगी अभी पेंटामर क्या है, पहले सुन लो। IgM पेंटामर के रूप में सर्वाधिक वृहद प्रकार का प्रतिरक्षी ग्लोब्यूलिन है। अगर सबसे ज्यादा कौन मिलता है तो ये वाला IgG। ठीक है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में। लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है, वृहद कौन सी है? जो मैंने कहा ना कि भाई सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो नीचे, भारी वाले नीचे बैठ जाएंगे। तो कौन नीचे बैठते हैं? एक तो ये बैठ जाता है ना, इसका जोरदार वाला काम है, और एक ये मोटा वाला बैठ जाता है, M से मोटा। ठीक है, याद कर सकते हो। तो ये जो है वो मोटा वाला। अब है ना, कई बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन होता है। देखो, NCERT के हिसाब से तो आपको सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन याद रखनी है जितनी मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, बाकी ये मास्ट सेल्स क्या करती है, क्यों करती है, वो मैंने थोड़ा आपको अपनी बायो उगलने के हिसाब से बता दिया कि वही अंदर आ रहा था तो कैसे रोकूं, इसलिए उड़ेल दिया। बाकी आपको NCERT के हिसाब से जितना यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्योंकि कई बच्चे अब कंफ्यूज हो गए हैं इसमें क्या लिखे क्या नहीं, सिर्फ ये लिखना है, प्रकार लिखने हैं और कहाँ मिलती है और कैसे होती है, बस ये इतनी चीज आपको लिखनी है। अब याद करने में कंफ्यूजन, कई बच्चे क्या है, हम भी कंफ्यूज होते थे कि ये जो है IG जो कि प्लेसेंटा से मिल रही है वो, और IgA जो कि दुग्ध से मिल रही है, उसको याद कैसे रखें। कई बार हमें IgA में लगता है कि ये दुग्ध से मिलती है और उसके लिए लगता है कि वो प्लेसेंटा से मिलती है। तो अभी मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि देखो, जब बच्चा होता है तो वो सबसे पहली चीज क्या खाता है? मम्मी का दूध। और जब हम शुरू करते हैं इंग्लिश को तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? A for एप्पल। तो बस इसी से मैंने याद कर रखा है कि सबसे पहले दूध खाता है और सबसे पहले A for एप्पल पढ़ता है। तो सबसे पहले दूध और सबसे पहले एप्पल। ठीक है, या ऐसे भी याद कर सकते हो कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। ठीक है, तो मिल्क जो है वो सबसे कंप्लीट फूड है, तो उसमें IG है। हालांकि ये इतना रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है, बकवास टाइप का लग रहा होगा आपको, लेकिन ठीक है, वो वाला सही लगा ना आपको। A for एप्पल, A for मिल्क, है ना, फर्स्ट मिल्क, तो उससे आपको याद रह जाएगा। बाकी फिर ये अपने आप याद हो जाएगा कि IgA फिर प्लेसेंटा से मिलेगा। ठीक है, चलो अब इनका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ और बताती हूँ कि ये पेंटामर मतलब क्या है। पेंटामर मतलब कुछ नहीं, इसमें जो हम Y शेप बोल रहे हैं ना, 5 Y ऐसे जुड़े हुए हैं, एक ऐसे उल्टे जुड़े हुए हैं, मैंने वैसे जोड़ दिए, ऐसे 5 Y ऐसे। अगर आपने फ्रोजन मूवी देखी है, देखिए क्या फ्रोजन मूवी, उसका जो स्टार बना हुआ रहता है, जो सिंबल हमेशा उसकी मूवी में दिखाया जाता है, ऐसे उड़ता रहता है जो हवा में, उसका स्ट्रक्चर ये बिल्कुल ऐसा दिखता है मुझे, मेरे को तो ऐसे याद आता है, उसको देख के IgM ही याद आता है। ठीक है, ऐसा ऐसा दिखता है वो,
अगर किसी ने फ्रोजन मूवी देखी है या कुछ भी देखा है, ट्रेलर भी देखा होगा, ट्रेलर से भी पता चल जाता है ऐसा। मेरी बेटी को बहुत पसंद है फ्रोजन, तो इसीलिए मुझे पता है। चलिए, ये बात हमने कर ली थी। अब बात करते हैं उन 5 प्रकार के महावीरों की जो हमारे युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है ये 3 तो सेम ही दिख रहे हैं आपको, है ना, चोर चोर मसूरे भाई। ये IG जी, ये IG E, ये IG D। बहुत रेस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है इनको, ठीक है, पार्ले जी से भी ज्यादा इनको G लगा के बोलना पड़ता है। ये है M, ये पेंटामर फॉर्म में होता है। देखो 5 है, 1 2 3 4 5। उसके बाद जो आता है नंबर वो IgA का आता है। ये 2 जुड़े हुए हैं, 2 एंटीबॉडी जुड़े हुए हैं, एक इधर पीछे से, ठीक है, चिपक गए हैं ये। तो ये होते हैं, और इनके सिरे जो हैं ये वाले, जो इनके एक्टिव सिरे जिसको हम बोल रहे हैं, फैब जिनको बोल रहे हैं, वो फैब कितने हैं, तो इसके पास 10 फैब है। एक Y पे 2 होते हैं, तो भाई मैथमेटिक्स है ना, हमको आती है ना इतनी मैथमेटिक्स कि जब एक Y पे 2 फैब होते हैं तो 5 Y पे कितने फैब होंगे, तो मैम 5 × 2 मतलब 5 दूनी 10 मतलब 10। सही मैथ्स है। तो इस पे 10 जो हैं वो क्या होते हैं, सिरे होते हैं जुड़ने के लिए। इसके पास 4 है, 2 इधर 2 इधर, और ये 2 गरीब बेचारे 3, इनके पास 2 हैं, उसी में ये खुश है ना, मेरी तरह, ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। तो ये है, ये स्ट्रक्चर भी NCERT में तो नहीं दे रखा है, मैं बता देती हूँ आपको, फिर भी आप थोड़ा सा वही एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए बोर्ड में बनाएंगे और टाइम के हिसाब से तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी कहानी थी आज की, और इसी के साथ हम समाप्ति पर चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, और पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन है शायद इसके बाद, तो वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है वैक्सीनेशन और कौन कौन से वैक्सीनेशन हमारे पास है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।